नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोदी सरकार की चीन नीति पर कांग्रेस ने फिर उठाए गंभीर सवाल। राजीव शुक्ला ने कहा, सीमा पर चीन के मिसाइल तैनात करने पर स्थिति साफ करे सरकार। गौरव गोगोई बोले, खोखली है सरकार की विदेश नीति। पीएम मोदी की लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने की अपील पर राहुल गांधी का तंज। कहा, छात्र चाहते थे नीट जेईई पर हो बात, लेकिन पीएम ने की खिलौने पर चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों का पाकिस्तान हमेशा करता रहा है दुरुपयोग। हम ना तो सीमा पार की कठपुतली हैं और ना ही नई दिल्ली की। मध्य प्रदेश के 9 जिले बाढ़ और बारिश से बेहाल। सीएम शिवराज ने किया हवाई सर्वेक्षण। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में भी बाढ़ का कहर। और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की जांच जारी। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक से तीसरे दिन भी पूछताछ। सुशांत की बहन मीतू से भी होंगे सवाल जवाब। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत चीन को लगातार कड़ा संदेश दे रहा है। भारत ने साउथ चाइना सी में नौसेना के फ्रंटलाइन वॉरशिप को तैनात कर दिया है। युद्धपोत की तैनाती पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई है। इतना ही नहीं, अमेरिकी नौसेना के जहाज भी दक्षिण चीन सागर में पहले से ही मौजूद हैं, जहां भारतीय नौसेना लगातार उनके संपर्क में है। साथ ही नौसेना दूसरे देशों की एक्टिविटी पर यहां से नजर बनाए हुए हैं। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मलक्का स्ट्रेट के पास भारत ने नौसेना के बेड़े में इजाफा किया है। ये वो जगह है जहां से भारत हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना के प्रवेश पर कड़ी नजर रख रहा है। दुनिया के 25% व्यापार के साथ साथ चीन के कुल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा मलक्का के रास्ते से ही किया जाता है। यहाँ तक कि चीन अपनी तेल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करीब 80% तेल इसी रास्ते से इंपोर्ट करता है। भारत के पास अंडमान में इतनी सैन्य शक्ति उपलब्ध है कि वो बड़े आराम से इस मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता राजीव शुक्ला ने कहा कि चीन ने जिस प्रकार सीमा पर सैनिक तैनात किए हैं, मिसाइल तैनात की है, उससे अरुणाचल, चिकन नेक, लद्दाख सीमा पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार को देश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए और कहा कि ये 56 इंच की नीति नहीं, खोखली नीति है। उन्होंने कहा कि सरकार खतरे को समझ नहीं रही है और पीएम मोदी का बखान करने में लगी है। कांग्रेस ने चीन के मसले पर संसद में बहस की मांग भी की है। अगर लद्दाख सीमा को देखें, उत्तराखंड सीमा को देखें, पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखें, तो हर जगह चीनी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ रहा। और अब साथ साथ जो ये मिसाइल के उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट बनाने शुरू किए हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल के, सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल के, ये हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि तत्काल इस मामले में राष्ट्र को विश्वास में लिया जाए, राष्ट्र को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए। क्योंकि हमारा संकट क्या है कि रक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं, विदेश मंत्री कुछ बोलते हैं, विदेश सचिव कुछ बोलते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से कोई बयान आता है, तो समझ में नहीं आ रहा। पूरा देश एक भ्रम की स्थिति में है। चीन की सेना इतनी बड़ी तादाद पे हमारे भारत की सीमा पे क्यों खड़ी है? तो इससे साफ साफ पता चल जाता है कि द इंडियन गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, their own and his external affairs ministry, his defense ministry are only focused on optics and not on defending the Indian territory. This shows that our Indian foreign policy under Prime Minister Modi ji has been weakened. It is not a 56-inch policy, it is a hollow policy. 56 इंच का विदेश नीति नहीं है, एक खोखला विदेश नीति आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कर। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच भारत ने रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास से कदम पीछे खींच लिए हैं। दरअसल रूस में कवकास 2020 के तहत 15 सितंबर से सैन्य अभ्यास शुरू होने वाला है, जिसमें भारत के साथ साथ चीनी सैनिकों की टुकड़ी भी हिस्सा लेना था।
इस सैन्य अभ्यास में शंघाई सहयोग संगठन, मध्य एशिया के देश तुर्की और ईरान अपनी सैन्य टुकड़ियां रूस भेज रहे हैं। हालांकि भारत ने इसके पीछे कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को वजह बताया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के पीछे इस अभ्यास में चीन का शामिल होना बताया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बयान में जारी करके कहा है कि भारत और रूस करीबी रणनीतिक साझेदार हैं। रूस के न्योते पर भारत कई अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में शामिल होता रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार भारत की सैन्य टुकड़ी कवकास 2020 में शामिल नहीं हो रही है। अभी तनाव भी है और हमारी तैयारियां भी चल रही हैं, और जिस प्रकार से स्थिति है और जिस प्रकार से भारतीय सेना को तैयारी करनी है, तो ये एक उसी बात में ठीक फिट नहीं होता है कि उधर में हम चाइना के साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं। कारण कुछ भी हो, हमारा तो अभी जो पूरे राष्ट्र का चैलेंज है वो कोविड का भी है, और ईस्ट लद्दाख के अंदर में चाइना के साथ में जो चल रहा है, और इसके अलावा LOC और टेररिज्म का भी चुनौतियां हैं। और इन सब को मद्देनजर रखकर जो डिसीजन लिया गया है, एज ए सैनिक बहुत खुशी होती है कि ये डिसीजन लिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो ना तो सीमा पार के किसी मुल्क की कठपुतली हैं और ना ही नई दिल्ली की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी जवाबदेही जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति है और वो उन्हीं के लिए काम करेंगे। सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि वो कश्मीर में हिंसा फैलाना बंद करे। हम अपने राज्य में खून खराबा का अंत चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियां अपने नागरिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक लड़ेंगी, जिसमें पिछले 5 अगस्त को छीने गए अधिकार भी शामिल हैं। हम आपको याद दिला दें कि पिछले साल 5 अगस्त को ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिला विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। जम्मू कश्मीर की 6 पार्टियों ने भारत सरकार से अनुच्छेद 370 की बहाली की अपील की है और इसके लिए सामूहिक रूप से संघर्ष करने का संकल्प भी लिया है। जम्मू में राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीमा पार से एक बार फिर युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की फायरिंग में भारतीय सेना के एक जूनियर कमांडिंग अफसर शहीद हो गए। आतंकियों को घुसपैठ कराने के मकसद से पाकिस्तान से नौशेरा सेक्टर के कई इलाकों में फायरिंग की। भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर ये फायरिंग की गई। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की इस नापाक साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया और इसी के दौरान नौशेरा की एक अग्रिम पोस्ट पर तैनात नायब सूबेदार राजविंदर सिंह घायल हो गए। भारतीय सेना ने घायल राजविंदर सिंह को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले गई, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सोशल मीडिया पर कई मुद्दों पर सीरीज चलाने के बाद अब राहुल गांधी नई सीरीज लेकर आ रहे हैं। इस बार सीरीज का विषय होगा कि कैसे मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को नष्ट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरे सभी सोशल मीडिया चैनलों पर पहला वीडियो सोमवार सुबह 10 बजे आएगा। बता दें कि राहुल गांधी ने इससे पहले कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था और चीन जैसे मुद्दों पर सीरीज चला चुके हैं। बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत GST और लॉकडाउन। जीएसटी के बकाये भुगतान को लेकर केंद्र के सुझाव कई राज्यों को रास नहीं आ रहे हैं। केंद्र के सुझावों के खिलाफ गैर बीजेपी शासित राज्य नई रणनीति बनाने में जुटे हैं। गैर शासित राज्यों का मानना है कि कोविड महामारी से पहले से ही राज्य आर्थिक संकट झेल रहे हैं। ऐसे में वो और कर्ज का बोझ अपने ऊपर नहीं ले सकते। इन राज्यों का कहना है कि केंद्र सस्ती दर पर उधारी ले सकता है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि केंद्र राज्यों पर कर्ज लेने का दबाव डाल रहा है, जो कि ठीक नहीं है। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री ने राज्यों को 2 विकल्प दिए थे। पहला, रिजर्व बैंक की सलाह से राज्यों को एक विशेष विंडो दिया जाए ताकि वो वाजिब ब्याज दर पर 97,000 करोड़ रुपए की रकम उधार हासिल कर पाए। दूसरा, राज्य एक विशेष विंडो के जरिए समूचे जीएसटी कॉम्पनसेशन की कमी के बराबर यानी 2,35,000 करोड़ रुपए का उधार ले सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मन की बात के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बच्चों के खिलौनों को लेकर लोगों से लोकल के लिए वोकल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर यानी खिलौनों के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं। पीएम ने बताया कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ से भी अधिक की है, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। आइए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं। मन की बात में पीएम मोदी ने किसानों का भी जिक्र किया और उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि किसानों ने कोरोना जैसे कठिन समय में अपनी ताकत को साबित किया है। हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। हमारे किसानों ने कोरोना के इस कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ताकत को साबित किया है। हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। धान की रुपाई इस बार लगभग 10%, दालें लगभग 5%, मोटे अनाज कोर्स सीरियल्स लगभग 3%, ऑयल सीड्स लगभग 13%, कपास लगभग 3% ज्यादा बोई गई है। मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूं, उनके परिश्रम को नमन करता हूं। जेईई नीट परीक्षा पर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। विपक्ष कोरोना महामारी को देखते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहा है, तो सरकार परीक्षा कराने पर अड़ी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इसे लेकर पीएम मोदी की मन की बात पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा है कि जेईई और नीट के छात्र परीक्षा पर चर्चा चाहते थे, लेकिन पीएम मोदी ने खिलौने पर चर्चा कर दी। उन्होंने कहा कि मन की बात नहीं, छात्रों की बात होनी चाहिए। जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने नई चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में दावा किया गया है कि शर्जील सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिए बेताब था। शर्जील को कथित तौर पर भड़काऊ भाषणों की वजह से देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चार्जशीट के मुताबिक शर्जील पीएफआई के सदस्यों में से एक के संपर्क में था, जिसने उसे पीएफआई के सदस्य के रूप में विरोध करने का सुझाव दिया था। चार्जशीट में कहा गया है कि शर्जील ने न सिर्फ समुदाय को जुटाया, बल्कि दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में चक्का जाम कराने की भी कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि शर्जील इमाम के बयानों और उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड के विश्लेषणों से ये पता चलता है कि उसने सीलमपुर और खुरेजी में प्रदर्शन की जगहों का दौरा किया था। शर्जील इमाम के खिलाफ नई चार्जशीट यूएपीए अधिनियम के तहत सीएए और एनआरसी के खिलाफ देश विरोधी भाषण देने के मामले में दाखिल की गई है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500.
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश विरोधी और गरीब विरोधी ताकतें भारत में हिंसा और नफरत का जहर फैला रही हैं। उन्होंने कहा कि देश की लोकशाही पर तानाशाही का प्रभाव बढ़ रहा है। देश की बुनियादी रखने वाले नेताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि आज़ादी के 75 साल बाद संविधान और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि बुरी सोच अब हावी हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा वक्त में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है और लोकतांत्रिक संस्थाएं बर्बाद हो रही हैं। साथ ही कहा कि हमें याद रखना होगा कि हमारा संविधान इन भवनों से नहीं, भावनाओं से बचा रहेगा। इन भवनों से दूषित और गलत भावनाओं के प्रवेश को रोकना होगा, तभी हमारा संविधान बचेगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने सोनिया गांधी पर पलटवार किया है। सोनिया जी पहले भी बोलती रही हैं जहर की खेती, जहर बोने का काम, ये सब जो शब्द हैं पता नहीं इसका मतलब किसने उनको क्या समझाया है, लेकिन ये सब शब्द बड़े कठोर हैं। इस देश में जहर ना बोया गया है ना कोई बो सकता है, और इस तरह के बयान और इस विषय को बड़ा करते हैं। इसलिए उनको इतनी पुरानी वरिष्ठ नेता होने के नाते उनको इस तरह के शब्दों को बोलते वक्त 10 बार सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रही हैं। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पथ पर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी में घमासान लगातार जारी है। कपिल सिब्बल ने एक बार फिर बगावती सुर अलापा है। सिब्बल का कहना है कि CWC की बैठक में असंतुष्ट नेताओं की किसी समस्या पर कोई चर्चा नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक में उन पर हमले किए जा रहे थे, तब भी कोई नेता उनके समर्थन में नहीं आया। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी को इस वक्त संवैधानिक तौर पर चुने हुए अध्यक्ष की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा बीजेपी पर संविधान का पालन नहीं करने और लोकतंत्र की नींव को नष्ट करने का आरोप लगाती है, जबकि हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। हम अपने पार्टी के संविधान का पालन करना चाहते हैं, कौन उस पर आपत्ति कर सकता है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता, लेकिन इस देश में राजनीति अब मुख्य रूप से वफादारी पर आधारित है। हमें वो चीज़ चाहिए जो वफादारी प्लस कहलाती है। इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी दलों ने इसके लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी है। कांग्रेस ने भी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। कांग्रेस 1 सितंबर से बिहार में वर्चुअल रैली करेगी। कांग्रेस 1 सितंबर से 21 सितंबर के बीच करीब 100 वर्चुअल रैलियां करेगी। रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन रैलियों को सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी संबोधित करेंगे। बिहार में कांग्रेस महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि सीटों के बंटवारे पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। बता दें कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 26 सीटें हासिल की थी। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन राज्य के दौरे पर हैं। जयपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। माकन ने जयपुर पहुंचने पर कहा कि बीजेपी कितने भी जतन कर ले, हमारी कांग्रेसी विधायक नहीं बिकेंगे। ये राजस्थान के असली रणबांकुरे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जैसे पूरे देश में माहौल कर रखा है, वैसा ही माहौल राजस्थान में करना चाहती थी, लेकिन राजस्थान के विधायकों और मंत्रियों ने बीजेपी को दिखा दिया कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। माकन सीएम अशोक गहलोत से मिलने उनके निवास पर भी गए, जहां दोनों के बीच बातचीत हुई। अजय माकन अगले 2 दिनों तक जयपुर कांग्रेस ऑफिस में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद 2 सितंबर को वो अजमेर के दौरे पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि जेईई और नीट में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की जाए। सीएम ने कहा कि हर जिले में परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर बस की व्यवस्था की जाए। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। इसी के साथ वाहन में यात्रा के लिए एडमिट कार्ड दिखाने पर अनुमति दी जाएगी।
देश की जेलों में बंद अपराधियों में दलित, आदिवासी और मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, जबकि ओबीसी और सवर्णों के अनुपात कम है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में देश भर की जेलों में बंद अपराधियों में 21% दलित हैं, जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की आबादी में दलितों की भागीदारी 16.6% है। वहीं अपराधियों में आदिवासियों की भागीदारी 13.6% है, जिसमें 10.5% अंडर ट्रायल हैं, जबकि भारत की आबादी में आदिवासियों की भागीदारी 8.6% है। अगर बात जेलों में बंद मुस्लिमों की करें तो जेलों में बंद अपराधियों में 14.2% मुस्लिम हैं, जिसमें 16.6% सजा याफ्ता हैं और 18.7% अंडर ट्रायल हैं। वहीं आबादी में ओबीसी की भागीदारी 41% है, जबकि सजा याफ्ता में 35% और 34% अंडर ट्रायल हैं। वहीं आबादी में सवर्ण या सामान्य वर्ग की भागीदारी 19.6% है, जबकि सजा याफ्ता कैदियों में इनकी भागीदारी सिर्फ 13% है और अंडर ट्रायल में 16% है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई की ताबड़तोड़ पूछताछ जारी है। रविवार को लगातार तीसरे दिन सीबीआई ने रिया से लगभग 9 घंटे तक पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई के कई जवाबों से अपनी जबान बंद रखी। ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती ने सही जवाब नहीं दिए हैं। सोमवार को गौरव आर्या क्या कुछ बयान देते हैं, उस पर सीबीआई दोबारा रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक, सिद्धार्थ पिठानी और मिरांडा से भी पूछताछ हुई। खबरों के मुताबिक सीबीआई की एक टीम रिया चक्रवर्ती और मिरांडा से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की है। रिया से सुशांत के पैसे को लेकर सवाल पूछे गए तो मिरांडा से ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पूछताछ हुई। रिया के ड्रग्स कनेक्शन में गोवा के होटल कारोबारी गौरव आर्या का भी नाम सामने आया है। उसे ईडी ने सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया के व्हाट्सएप चैट से गौरव आर्या का नाम सामने आया था। गौरव पर आरोप यह है कि वो रिया को ड्रग्स सप्लाई करता था। मुलाकात हुई थी आपकी रिया से? Last 2017 was my contact with her. Please and maintain social distancing. We're going to get sick right now. Please. Sir, रुक के बोलिए. No, but this is not social distancing. Please maintain social distancing. Come on, you know me. Why are you doing this? Sir, सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे. 2017. सुशांत सिंह केस में फिल्म निर्माता संदीप सिंह और बीजेपी के रिश्तों को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी से 10 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर संदीप सिंह ने बीजेपी कार्यालय में 53 बार फोन क्यों किया। सिंघवी ने यह भी पूछा कि संदीप सिंह को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है। बता दें कि संदीप सिंह वही शख्स हैं जिसने पीएम मोदी की बायोपिक बनाई थी। ये वही माननीय श्री संदीप सिंह जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की बायोपिक बनाई थी, यानी फिल्म बनाई थी। तो ये जाहिर है कि ये एक निकटतम, आंतरिक, विशेष, प्रिय पर्सनालिटी है। जब ये फिल्म आई थी तो उसके जो पोस्टर्स थे उनको लोकार्पण करने के लिए, पोस्टर्स का वैसे लोकार्पण इतना महत्वपूर्ण नहीं होता फिल्म के लिए, और ये सरकारी फिल्म नहीं थी, उसके लिए गए थे माननीय उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री फडणवीस जी। उस वक्त वो गृह मंत्री भी थे। तो ये आम आदमी नहीं है कोई, ये कोई फिल्म प्रोड्यूसर ही नहीं है सिर्फ। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320.
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देश के तमाम हिस्सों में हो रही बारिश परेशानी का सबब बनती जा रही है। कई जगह नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ को लेकर लोगों में खौफ है। गुजरात में लगातार बारिश हो रही है। अजी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में बाढ़ के पानी से एक ब्रिज बह गया। यहाँ एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। मध्य प्रदेश में करीब 400 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। उड़ीसा में बौद्ध जिले में हालात सबसे ज़्यादा खराब है। राजस्थान में भी लगातार हो रही बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। करीब 400 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। 7,000 से ज़्यादा लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। शाजापुर में बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। निचले इलाके बारिश की वजह से पानी पानी है। घर और सड़कें सब पानी से लबालब हैं। पानी भर जाने की वजह से लोगों को रहने खाने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बचाने का काम भी जारी है। छिंदवाड़ा में बाढ़ में फंसे 5 लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया है। बालाघाट जिले के एक गांव में फंसे 3 लोगों को भी हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का कहर है तो वहीं मंदसौर के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के गर्भगृह में पानी भर गया है। दरअसल शिवना नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से पानी मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गया है। शिवना नदी में पशुपतिनाथ महादेव के निचले 8 मुखों को डुबो दिया है। भारी बारिश का कहर अब तक जारी है, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और मंदिरों में भी पानी भरता ही जा रहा है। सुरक्षा उपायों को देखते हुए इस ओर किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। लगातार हो रही भारी बारिश ने नागपुर के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बारिश से पेंच और कन्हान नदी उफान पर है। पेंच नदी में बाढ़ की वजह से माचगोरा डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। इसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। नदी किनारे बनी झुग्गियां पानी में डूब गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डैम के गेट खुलने के बाद कई पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। कई मार्ग बंद हो गए हैं। खेती को भी नुकसान हुआ है। पारशिवनी मानसर मार्ग पर मौली गांव में पानी के तेज बहाव में ब्रिज टूट गया है और उसका मलबा नदी में बह गया। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पानी से और चावल दाल सब पूरा जो सामान है वो भी डूब गए और हमको पता चला 4 बजे रात को, तो लोगों को बुलाए। लोगों ने कुछ सामान निकाला और कुछ वहीं पे छूट गए भी है। जब लोग के आवाज़ सुने, हम उठ के देख रहे तो पानी आ गया। उस समय लोगों ने भी दौड़े, बेचारे उनने भी सामान निकालने बैठे। फिर ज़्यादा होने के बाद में फिर सामान छूट गया हमारा कुछ, और अनाज पानी तो वो निकाल नहीं सके हम, वो भी गया। गुजरात में भी लगातार बारिश से हाल बेहाल है। राजकोट में लगातार हो रही बारिश से अजी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदी के किनारे रह रहे लोगों में खौफ है। एहतियातन प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं राजकोट शहर में बारिश से सड़कें तालाब बन गई हैं। सड़कों पर कई फुट पानी भर गया है। उड़ीसा में भी बाढ़ ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। बंगाल की खाड़ी के निचले इलाके में भारी दबाव के कारण उड़ीसा के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। बौद्ध जिले में हालात ज़्यादा खराब दिखे। मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए। सड़कें पानी में समाई दिखी। रास्ते और नदी में फर्क करना मुश्किल हो गया। घरों और बड़ी इमारतों के अंदर भी पानी घुस गया। बिहार के पटना में स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर ANM यानी मिडवाइफ के तौर पर काम करने वाली महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि साल 2016 में 6,300 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें अब तक सिर्फ 2,000 को नियुक्त किया गया है। उनका कहना है कि सरकार पैसों की कमी का रोना रो रही है, लेकिन हम परेशान हैं। आप बताइए क्यों बोलते हैं? स्वास्थ्य विभाग में इनको मंत्री इसीलिए बनाया गया था ना कि सबका कल्याण हो।
हर जगह कोविड-19 के कारण परेशान है मरीज, रोड पे दर दर मरते हुए हमने अपने आंखों से देखा है। हर जगह हर पीएससी में सीट है सब जगह, लेकिन इन्होंने हर वैकेंसी को दबा के रखे हैं। आज इनकी आवाज़ को हम लोग नहीं सुनेंगे। हमको चाहिए, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना डिप्लोमा डिग्री लेके मांग रहे हैं, ना कि हम ऐसे ही इनके दरवाजे पे भीख मांगने आए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।